Yes, class. Today we will do services provided by bank. Okay, we have already seen what are the main functions of the bank and what type of accounts we can open in a bank. Now the next topic is service provided by the bank. The first is to issue draft. Draft is generally termed as demand draft also. Draft means a check written by a bank addressing another bank. ओके ये एक चेक होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक को लिख करके देती है. द नेम ऑफ द पर्सन इज़ मेंशन इन द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर इज़ इशूड टू पे द अमाउंट टू दैट पर्सन. ठीक है, जैसे कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है, किसी पर्सन ए के लिए या कोई कहीं से मैंने सामान मंगवाया है या किसी जगह से मैं कोर्स कर रही हूँ तो वहाँ मुझे 5000 रुपीज़ सेंड करना है. ओके, तो आई विल गो टू द बैंक, मैं उन्हें 5000 रुपीज़ दूँगी and they will issue a check in which the name of the institute or person या उस शॉप का नाम लिखा होगा जहाँ मुझे ये पैसे भेजने हैं. ओके, the bank transfer the amount to the issuing authority on behalf of the customer. When a person wants to send money to another person, he goes to the bank, pays money and the commission to be paid. ठीक है, तो मैं 5000 तो बैंक को पे करूँगी, लेकिन उसके अलावा वो मुझसे 50 रुपीज़ या 60 या 35 रुपीज़ जैसा कुछ अलग से भी अमाउंट लेगा एज अ कमीशन. ओके, एंड फिर वो डिमांड ड्राफ्ट मैं जाके उस पर्सन को भेज दूँगी और जैसे ही उसको मिलेगा वो बैंक में से जाके पैसे कलेक्ट कर सकता है. द सेंडर रिक्वेस्ट द बैंक टू इशू द ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द रिसीवर. द बैंक ऑर्डर्स its branch or its associate bank located in the area of the receiver to pay the amount. Okay, so it is a check drawn from one bank to another that pay that amount to the holder of the demand draft. कि जो भी डिमांड ड्राफ्ट लेकर के आएगा, ये जो बैंक का चेक है जिसको हम डिमांड ड्राफ्ट कह रहे हैं, जो भी पर्सन ये ले जाके बैंक में शो करेगा और जिसका नाम लिखा होगा, that can receive the amount. Now there is banker's check. Banker's check is also known as पे ऑर्डर. ये भी सेम डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है कि हम पैसे दे देते हैं बैंक को, बैंक हमें एक चेक बना के देती है और हम उस पर्सन से ले लेते हैं. लेकिन ये फैसिलिटी जो है विद इन 1 cities इज़ ओनली अवेलेबल. देन देयर इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS फैसिलिटी है. ये जो फैसिलिटी है RTGS, real time gross settlement, is a way through which we can transfer our amount online. Okay, if we want to transfer the amount to somebody's other account, और कुछ शॉपिंग कर रहे हैं हम, हमें उसको पैसे पे करने हैं, तो हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं RTGS से. ओके, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. लेकिन RTGS में ये है कि आप 2 लाख से ज़्यादा का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो. तो जनरली जो बिग बिजनेसमैन डू यूज़ दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी कि 2 लाख से ऊपर की पेमेंट उनको इधर उधर करनी होती है तो वो इससे करते हैं. एंड दिस देयर इज़ इंस्टेंट ट्रांसफ़र. जैसे हम लोग अपने मोबाइल में जैसे पेटीएम वगैरह करते हैं, जैसे ही ऑन बटन क्लिक करते हैं तुरंत ही पेमेंट हो जाती है, तो उसी तरह ये इंस्टेंट है. और इसमें एक बैंक जो RTGS के अंदर रजिस्टर्ड हो, वो दूसरी बैंक जो RTGS के अंदर रजिस्टर्ड हो उसी को ही पैसे भेज सकती है, किसी और को नहीं भेज सकती है. तो दिस इज़ नॉट अ पॉइंट टू वरी बिकॉज नाउ डेज ऑल द बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द RTGS. तो ईज़िली सारी बैंक जितनी भी हम जानते हैं सब उसके अंडर में एक दूसरे RTGS के, तो हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं. देन देयर इज़ NEFT, National Electronic Fund Transfer. It is also a mode of online transfer of payment. आपको किसी को पैसे भेजने. पर RTGS और नेफ्ट में एक ये डिफरेंस है कि इसमें हम 2 लाख से कम का अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं. ओके, बहुत जगह पे हमें इंस्टीट्यूट में या कहीं भी पैसे भरने होते हैं, फ़ीस भरनी है या कुछ शॉपिंग के, तो हम इसके थ्रू अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर 2 लाख से कम हो तो. लेकिन इसमें तुरंत NEFT में तुरंत नहीं होता. जैसे कि नाउ डेज बिजनेसमैन को तुरंत ट्रांजैक्शन चाहिए होता है कि अभी मिला और अभी कॉल करके पूछ लेते हैं तो उनके अकाउंट में तुरंत पैसा आ भी जाता है. लेकिन NEFT में ये फैसिलिटी हमें नहीं मिलती है.
इसमें थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि वो कहते हैं कि एक दिन के अंदर या 48 आवर्स के अंदर हम अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन हो जाता है उससे जल्दी, 1 घंटे में भी हो जाता है, लेकिन इंस्टेंटली तो नहीं होता है। और इसमें भी सेम थिंग हैपन्स कि इफ़ बैंक इज़ रजिस्टर्ड अंडर NEFT और दूसरी बैंक जिसको पैसे भेज रहा है वो भी NEFT के अंडर रजिस्टर्ड हो, देन ओनली दे कैन do the transaction, otherwise they can't do the transaction. So mostly all the banks are doing RTGS and NEFT functions. Okay, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि IFSC कोड क्या होता है, कि जब भी हमें किसी को नेफ्ट करना होता है RTGS तो हमें उस बैंक का IFSC कोड पता होना चाहिए। दिस इज़ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये हर बैंक को अपना मिला होता है और 11 डिजिट का नंबर होता है जो अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है, कि मीन्स इसमें नंबर्स भी होते हैं 1 2 3 4 और अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है और 11 डिजिट्स होते हैं। और ये हर बैंक के पास होना ही चाहिए और होता ही है। और ये कौन उनको देता है? IDRBT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ से उनको ये अपना IFSC कोड मिलता है। ओके, नाउ देयर इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आपको पता ही है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ अकाउंट होल्डर्स को ही मिलती है। मेरा किसी बैंक में अकाउंट है, ओके, एंड आई वांट टू डू द पेमेंट, पर उतनी पेमेंट या उतना पैसा मेरे अकाउंट में नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल रिक्वेस्ट द माय बैंक टू पे दैट अमाउंट। तो मेरे बैंक में 10,000 है लेकिन हमें पेमेंट करनी है 15,000 की, तो बैंक 15,000 की पेमेंट कर देगा, 5,000 एक्स्ट्रा। तो मैंने अपने अकाउंट में जितने पैसे थे उससे ज़्यादा विदड्रॉ कर दिए, तो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट विच आई हैव विदड्रॉन इज़ कॉल्ड द ओवरड्राफ्ट। ओके, और उस ओवरड्राफ्ट पे हम जब बैंक को पैसे वापस करेंगे तो हमें उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, उस ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट भी लगता है। द बिजनेसमैन मे गेट ओवरड्राफ्ट ऑन द सेल्फ गारंटी और सिक्योरिटी और गारंटी, कि कई बार तो खुद ही मिल जाते हैं कि हमारी क्रेडेंशियल इतनी होती है बैंक में, उनको पता है कि हमारा अकाउंट है और हमारा उसके अलावा भी उस अकाउंट से मेरा बहुत सारा FD वगैरह किया हुआ है, तो वो लोग जनरली कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो कई बार गारंटी भी मांगते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ कैश क्रेडिट। ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो एक बिजनेसमैन को, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग बिजनेस सर्विसेज, तो हमें बिजनेस में इन सब सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है। तो कैश क्रेडिट इज़ ऑल्सो अ गुड फैसिलिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द बैंक। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन। ओके, शॉर्ट टर्म लोन बिजनेसमैन को देते हैं जब भी उनको किसी एक्सपेंशन करना है या कोई अचानक से हमें कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया और हमें पैसों की ज़रूरत है, तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं। दैट शॉर्ट टर्म लोन इज़ नोन एज कैश क्रेडिट। बैंक उस पर चार्ज भी करती है इंटरेस्ट, और कई बार होती है कि वो हमें मॉर्गेज करवाना, जैसे इट इज़ रिटन ओवर है ना हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन मीन्स कि कुछ गिरवी रखना है, कुछ मॉर्गेज करना, कि हम कुछ मॉर्गेज करते हैं, हालांकि हम उसका पूरा ओनरशिप बैंक को नहीं देते, ओनरशिप मेरे पास ही रहती है, लेकिन अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाई तो बैंक कैन यूज़ दैट प्रॉपर्टी। ओके, तो कई बार जो बिजनेसमैन है वो अपना स्टॉक वगैरह के बिहाफ पे उसको शो करके उसको एज अ मॉर्गेज करवा के दे कैन टेक द अमाउंट फॉर एज अ लोन। ओके, सो कैश क्रेडिट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन। देन देयर इज़ लोन। हमें पता ही है कि बैंक का, वी नो दैट द फंक्शन ऑफ द बैंक इज़ टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट। वो लोगों से पैसे लेती है, उनको इंटरेस्ट देती है, तो वो उनको इंटरेस्ट देगी कैसे? जब वो कहीं पे इन्वेस्ट करेगी, किसी को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगी, कहीं से कमाएगी तभी तो इंटरेस्ट देगी जिन्होंने डिपॉजिट किया है। तो जनरली दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक कि वो लोन देती है, और बिजनेसमैन को तो लोन की ज़रूरत पड़ती है। जनरली इट इज़ ऑफ लॉन्ग टर्म, ओके, 5 years और सो ऑन। तो हम लोगों उस पर्टिकुलर ईयर्स के लिए वी आर यूजिंग दैट अमाउंट, एंड जनरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई।
Okay. In order to secure the loan amount, the bank keeps the immovable property of the client as mortgage. कि बैंक ऐसे ही किसी को लोन नहीं देती है, वो कुछ मॉर्गेज करेगी, वो कुछ गिरवी रखेगी, आपका सामान, उसके पेपर्स वगैरह वो रखते हैं अपने पास.